नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीरा द जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों का जो सब्जेक्ट चल रहा था वह था अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हमने कई चैप्टर पढ़ रखे हैं और इसकी जो बुनियादी चैप्टर है ये हमने छुड़वा दिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी चैप्टर है, भारत में बैंकिंग का विकास। हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से बैंकों का विकास भारत में हुआ, उनके क्या क्या चरण थे, किस प्रकार से हमारे यहाँ यूरोपीय प्रणाली आई, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े, और एक एक करके हम लोग समझेंगे चरणों के बारे में। देखेंगे कि भारतीय बैंकिंग में किस प्रकार से नए आयामों और विकास का रास्ता चुना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे ये बात सभी तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के। तो सबसे पहली जो बात है वो है भारत में बैंकिंग इतिहास के चरण कितने थे। तो देखा जाए अगर हम लोग अपनी सुविधा की दृष्टि से बांटते हैं तो भारत में बैंकिंग इतिहास के 6 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? एक तो है पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ। तो जो पहला चरण था ये कहां से कहां तक था? या मध्यकाल से 1806 ईस्वी तक रहा। अर्थात अगर हम लोग कहें कि भारतीय बैंकिंग किस प्रकार आगे बढ़ी और उसका प्रथम चरण कौन सा था, तो यहां पे मध्यकाल भी कर सकते हैं और प्राचीन काल भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं यहां पे। इसका क्या मतलब है? क्या मध्यकाल में हमारे यहाँ बैंकिंग व्यवस्था थी? अगर इसका जवाब मांगा जाए कि हमारे यहाँ प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था थी, तो इसका उत्तर ये होगा कि बिल्कुल थी। हाँ, इसका उत्तर यही होगा कि प्राचीन काल और मध्यकाल में दोनों जगह पर बैंकिंग व्यवस्था थी। तो फिर इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ बैंकिंग प्रणाली का उदय 1806 में माना जाता है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राचीन काल और जो मध्यकाल है इसमें स्वरूप में परिवर्तन था। किसमें परिवर्तन था? बैंकिंग के स्वरूप में परिवर्तन था। अर्थात आज जो हम बैंकिंग देख रहे हैं और जो प्राचीन काल और मध्यकाल की बैंकिंग थी, इन दोनों में बहुत अंतर था। जैसे आजकल हम लोग बैंकों के माध्यम से अपने यहाँ बैंकिंग प्रणाली का संचालन करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में सेठ थे, महाजन थे और साथ ही साथ जमींदार वर्ग था। तो इन लोगों से हम लोग उधार ऋण मांगकर अपनी बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करते थे। इस चरण में एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यह केवल ऋण पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? ऋण पर आधारित थी। अर्थात लोगों की जमाओं को रखने के लिए सेठ, महाजन, साहूकार, इनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जब हमारे यहाँ यूरोपीय पद्धति की बैंकों का या बैंकिंग प्रणाली का आरंभ हुआ, तो हमारे यहाँ जमाओं को भी सुरक्षित रखना प्रारंभ कर दिया गया। पहले सिर्फ ऋण देने की व्यवस्था सेठ के द्वारा, महाजन के द्वारा, साहूकार के द्वारा की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे बैंकिंग प्रणाली में विकास हुआ, यूरोपीय पद्धति को अपनाया और किस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे ये हमें अभी एक एक पे समझेंगे। देखें, दूसरा चरण 1806 से 1860 तक रहा। इसमें सरकारी बैंक, क्या कह सकते हैं, निजी बैंकों का काफी विकास हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 बड़े बैंक, जिनको प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता था, उस समय 1857 तक हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था उसमें मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जिसका नाम बदल के बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी भी कर दिया गया। उसके बाद दूसरी जो थी बंबई प्रेसिडेंसी थी, तीसरी जो थी मद्रास। तो तीनों जगह पर एक एक कर बैंकों की स्थापना की गई। जैसे बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? 1806 में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1840 में बैंक ऑफ बंबई की स्थापना 1840 में बैंक ऑफ बंबई की स्थापना की गई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। उसके
बाद जो तीसरा चरण शुरुआत होती है 1860 से 1913। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, इसको अभी हम लोग अलग से समझेंगे। क्या हुआ था आखिर इसमें? एक तो सबसे बड़ी चीज है, यहां पर सरकार ने थोड़ी सी बैंकिंग प्रणाली को छूट दे दी थी, या ये कह सकते हैं बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ा चरण इसी को माना जाता है। इसमें नए नवीन बैंकों का सरकारी और निजी शेयर अंशधारिता, जिनसे दोनों को मिलाकर बैंकों का निर्माण किया गया। अगली बात करते हैं चौथे चरण की। चौथा जो चरण था यह भी हमारी बैंकिंग की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने एक बार बैंकिंग को नीचे गिरते हुए देखा और फिर उसको दोबारा चढ़ते हुए देखा। कारण क्या था? 1914 में हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। उस काल में बैंकिंग व्यवस्था पूरी की पूरी लड़खड़ा गई। विकास तो दूर की बात है, अपना बैंकिंग सेक्टर समझ ही नहीं पाया, बड़े बड़े बैंक बंद हो गए, दिवालिया हो गए बड़े बड़े बैंक। लेकिन 1921 के बाद फिर से इसको जीवित कर, बैंकिंग प्रणाली को जीवित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया। जब प्रयास प्रारंभ किया गया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। 1928 में एक आयोग बनाया गया हमारी बैंकिंग के लिए, हिल्ट यंग आयोग बताया जाता है उसमें। उसका नाम क्या था? हिल्ट यंग आयोग। 1828 में हिल्टन आयोग आया, उसी की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई की स्थापना की गई। 1935 में आरबीआई ने काम करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे करके हम फिर से उसी स्थान पर आ गए। हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है स्टेबल होने लगा। फिर बात करते हैं पांचवें चरण की। पांचवा चरण जो था वह 1939 से 1946 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसमें बैंकिंग का बहुत ज्यादा विकास हुआ, या ये कह सकते हैं सबसे विकासात्मक चरण, सबसे विकासात्मक चरण। ठीक है। उसके बाद जो छठा चरण है वह है हमारी आजादी से लेके अब तक का। इसमें भी हम लोग दो पार्ट इसके करेंगे। एक उदारीकरण अर्थात 1992 आर्थिक उदारीकरण लाया गया था, उसके पहले का चरण और एक बाद का चरण। तो एक एक कर हम लोग इन चरणों के बारे में धीरे धीरे करके समझेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले चरण से कि किस प्रकार से हमारे यहां बैंकिंग व्यवस्था प्रारंभ। देखिए, प्राचीन काल में एवं मध्यकालीन भारत में 1806 तक भारत में हमारी बैंकिंग व्यवस्था सेठ, साहूकार, जमींदार आदि के हाथों में थी। ये बात हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि अगर कोई कहे कि प्राचीन काल में बैंकिंग थी तो बिल्कुल कहिएगा कि बिल्कुल थी। किस प्रकार थी? कि हमारे यहाँ बैंकिंग की जो व्यवस्था देखते थे वो सेठ, साहूकार, महाजन, जमींदार देखते थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि स्वरूप में परिवर्तन था, इसको नकारा नहीं जा सकता कि हमारे यहाँ प्राचीन काल मध्यकालीन तक हमारे यहाँ बैंकिंग प्रणाली रही। दूसरी बात करते हैं, इसका विकास करना संभव न था, क्योंकि यह जनता द्वारा उनकी जमा को स्वीकार करने में सक्षम नहीं थे। हम ये बात पहले भी बता चुके हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये जो पुरानी और मध्यकालीन भारत की जो व्यवस्था थी ये किस पे आधारित थी? सिर्फ और सिर्फ ऋण देने पे, उधार देने पर आधारित थी। इसमें ये दिक्कत थी कि केवल और केवल लोगों को उधारी या इनका ऋण दे सकते थे। इनमें बिल्कुल भी ये व्यवस्था नहीं थी कि लोगों की जो बचत है, जो लोगों की बचत है उसको जमा कर सके। ठीक है, तो ये स्वरूप में अंतर था। इसीलिए क्या था, अगर किसी की जमा ही नहीं स्वीकार करोगे, अगर किसी की बचत ही आप नहीं रख पाओगे तो उसका विकास करना असंभव है। केवल ऋण के माध्यम से कोई बैंकिंग विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही यहां पे दिक्कत थी। लिखा हुआ भी है, अर्थात प्राचीन व्यवस्था केवल ऋण या उधार देने के लिए ही थी। दूसरी बात करते हैं, 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एजेंसी हाउस खोले। ये देखिए क्या है। ठीक है,
इन एजेंसी हाउस का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी एवं उनके सैनिकों को ऋण प्रदान करना एवं उनकी बचत को वास्तविक स्थान तक पहुंचाना था। क्या बात कही जा रही है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपीय कंपनी थी, वहां से अपने साथ कई सैनिकों को लाई थी। ठीक है, तो सैनिकों का परिवार तो वही था। अगर सैनिक कमाते यहाँ और उसको वहां कमाई को भेज भी नहीं पाते तो परिवार की किस प्रकार से पालन पोषण होता। तो इस दिक्कत को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों प्रेसिडेंसी, जो तत्कालीन 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीनों जगह पर एक एजेंसी हाउस खोले, एजेंसी गृह खोले। इनका प्रमुख कार्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कर्मचारी है, जो भी सैनिक है, उसको ऋण उपलब्ध कराए और उनकी जो जमा है वो स्वीकार करके उनके वास्तविक अर्थात उनका जो देश है वहां पर भेजकर उनके परिवार तक पहुंचाए। ये बात यहां पर थी। इनका बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं था कि हमारे देश के जो गरीब किसान है, जो उद्योग है, इनको फंडिंग दी जाए, इनके लिए बैंकिंग व्यवस्था अपनाई जाए। यहां पर एक चीज और भी है, ये एजेंसी गृह आधुनिक बैंकिंग प्रणाली या यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित थे। काय पे आधारित थे? यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित थे। ये कह सकते हैं यही पहले ऐसे बैंक थे जो यूरोपीय प्रणाली पर खुले हुए थे। यहां पर एक तथ्य और आ जाता है, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। ठीक है, यह भारत का पहला यूरोपीय प्रणाली पर आधारित बैंक था। ध्यान रखिएगा, ये तथ्य पूछा जाता है। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। यह भारत का पहला बैंकिंग प्रणाली पर आधारित, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित बैंक था। और ये एजेंसी गृह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे? सैनिकों को ऋण प्रदान करना और उनकी बचत को वास्तविक स्थान तक पहुंचाना। आगे की बात करते हैं। यह एजेंसी हाउस आधुनिक बैंकिंग पद्धति पर आधारित थे, लिखा हुआ है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। इनके माध्यम से ऋण दिया जाता था एवं जमा को स्वीकार किया जाता था, अर्थात ये ऋण देने का भी काम करते थे कर्मचारियों को और साथ ही साथ जो उनकी बचत से जो जमाएं आती थी उसको भी अपनाने का कार्य करते थे। दूसरी बात है, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत का पहला बैंक जो था ये निजी कंपनी द्वारा खोला गया था। कौन सी निजी कंपनी थी? अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। विदेशी पूंजी भारत की नहीं थी ये, ठीक है, भारत का बैंक नहीं था, ये विदेशी पूंजी पर आधारित था। और कब खोला गया? 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से कोलकाता में स्थापित किया गया। समझिएगा, 3 पॉइंट यहां पर 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला है अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा, दूसरा है 1770 में खोला गया और तीसरा प्रश्न है कहां खोला गया? तो आपका कोलकाता में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित बैंक था। लेकिन इस बैंक में एक दिक्कत नहीं, यह बैंक जल्द ही असफल हो गया। अर्थात अगर पूछा जाए कि भारत का पहला बैंक कौन सा था तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, लेकिन ये असफल हो गया। अगर वो प्रश्न चेंज कर देता है और कहता है भारत का पहला बैंक जो भारत का पहला सफल बैंक जो भारत में बनाया गया या भारत में स्थापित किया गया, तो बैंक ऑफ बंगाल हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये असफल था इसलिए ये सफल नहीं हो पाया। सफल बैंक की बात की जाएगी तो 1806 में स्थापित बैंक ऑफ बंगाल भारत का पहला सफल बैंकिंग यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर स्थापित बैंक था। आगे की बात करते हैं दूसरे चरण की। आखिर दूसरे चरण में क्या होता है, देखिए। द्वितीय चरण की बात करते हैं। भारत में बैंकिंग विकास का जो दूसरा चरण है 1806 से 1860 तक की अवधि को माना जाता है। 1813 देखिए यहां पर क्या होता है। 1813 में भारत में
चार्टर आता है। कहां से आता है? यूरोपीय ब्रिटेन द्वारा आता है, ब्रिटेन के संसद द्वारा जारी किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और 1813 के चार्टर में एक बात कही जाती है, चीन और चीनी, ठीक है, सॉरी यहां पे गलत हो गया, चाय और चीनी, दो व्यापारों, चाय और चीन को छोड़कर, दो व्यापारों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। अर्थात जो हमारा बैंकिंग सेक्टर भी है वो पूर्णतया अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं रह गया 1813 में। इससे पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हो चुकी थी और 1809 में बैंक ऑफ बंगाल ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ये लिखा 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और इसने कार्य कब प्रारंभ किया? 1809 में। लेकिन 1813 जैसे ही आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। किसको किसको? चाय और चीन को छोड़ दिया गया, बाकी सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। साथ ही एजेंसी ग्रहों को के पतन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या कारण था? कारण ये था कि एजेंसी ग्रह जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बनाए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जब अधीन बनाए गए तो यहां पर जब उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो ये दिक्कत बढ़ गई। जब दिक्कत बढ़ गई, एजेंसी ग्रहों का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया तो नए बैंकों का विकास होने लगा। बहुत सी पूंजी वाले लोग थे जिन्होंने एजेंसी ग्रह में अपना पैसा लगा रखा था। अब उनके पास उनकी पूंजी खराब हो रही थी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही बैंक, ये तीन जो बैंक हैं, ये एजेंसी ग्रह के जो मालिक थे उन्हीं के द्वारा खोले गए थे। उन्हीं की पूंजी इसमें भी लगी हुई थी, बाकी भी लोगों की थी, लेकिन कुछ पूंजी एजेंसी ग्रह के मालिकों की भी लगी हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद देश में निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। कौन कौन से 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे? एक तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इस प्रकार ये भारत में बैंकिंग इतिहास का दूसरा चरण आपका समाप्त होता है। देखिए अगला पॉइंट, अभी थोड़े से पॉइंट रहेगा है इसको भी देख लेते हैं। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों के स्वामी निजी शेयर धारक या होल्डर थे, परंतु इनकी शेयर पूंजी में सरकार का भी कुछ अंश था। अर्थात बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास जो थे, इसमें सरकारी पूंजी भी लगी थी और निजी धारक भी थे। आगे की बात करते हैं। अतः सरकार द्वारा इन तीनों बैंकों पर नियंत्रण रखा जाता था, क्योंकि सरकार का भी इसमें कुछ अंश था तो इन पर नियंत्रण रखा जाता था। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को सरकार के बैंकर के सभी अधिकार प्राप्त थे। इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिएगा। सरकार के बैंकर के भी सभी अधिकार, इसको 1860 तक प्रारंभ रहे और उस 1860 के बाद ये अधिकार छीन लिए गए थे। चलिए, परंतु 1862 के बाद भारत सरकार द्वारा इन बैंकों से नोट निर्गमित करने का अधिकार वापस ले लिया गया। अर्थात 1862 में भी बताएंगे कौन सा अधिनियम आया था, किस प्रकार से छीने गए, इसकी भी बात अभी करेंगे तीसरे चरण में। अगली बात, 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया और उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इनका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके क्या बना दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब ये बैंक ना होकर अब तो ये कंपनी का रूप ले लिया है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में इसने अपनी हिस्सेदारी कर रखी है। तो चलिए, ये था आपका तीसरा चरण। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे चरण की। तीसरा चरण भारतीय बैंकिंग इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भारतीय बैंकिंग ने विकास पाया वो सबसे ज्यादा जो था वो किस में पाया? आपका तृतीय चरण। तो देखते हैं किस प्रकार से तृतीय चरण में कौन कौन सी गतिविधियां हुई। तो सबसे पहली बात, अगर इसकी अवधि की करते हैं तो 1860 से 1913, ये अवधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर 1860 में
एक अधिनियम लाया जाता है, संयुक्त पूंजी अधिनियम। कौन सा अधिनियम? संयुक्त पूंजी अधिनियम। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक बैंकिंग विकास के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था देने के लिए 1860 में कैनिंग द्वारा संयुक्त पूंजी अधिनियम लाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें संयुक्त पूंजी, इसी से समझ में आ रहा होगा आपके कि किन्हीं दो लोगों की संयुक्त पूंजी, अर्थात सरकार भी हिस्सेदार हो और निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी इसमें हिस्सेदार हों। तो संयुक्त पूंजी के माध्यम से कई नवीन बैंकों का एक स्थापना की जाने लगी। देखिए अभी आगे भी बात की जाएगी। तक की अवधि को भारत में बैंकिंग विकास का तृतीय चरण माना जाता है। भारत सरकार ने 1860 में संयुक्त पूंजी अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत बैंकों के गठन के संबंधी शर्तों को काफी उदार बना दिया गया। सीमित देयता के आधार पर देश में बैंकों के गठन की अनुमति दी गई। अर्थात 1860 में ब्रिटिश सरकार संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम लाई। अर्थात इसमें कहा गया कि सरकार और निजी शेयरधारक, निजी पूंजीपति दोनों लोग मिलकर बैंक स्थापित कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें छूट दी गई, जैसे इसके अंतर्गत बैंकों के गठन, जब बैंक की लाइसेंस वगैरह मिलनी थी तो उसकी प्रक्रिया को उदार बना दिया गया, उसमें ज्यादा रोड़े नहीं अटकाए गए, सरकारी नियमों को सरल बना दिया गया, जिससे नए उद्योगपति जो पूंजीपति थे वो भी उत्साहित हो गए। उन्होंने काफी नए बैंकों का गठन किया। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और कही गई, सीमित देयता के आधार पर। सीमित देयता का क्या अर्थ होता है? सीमित देयता का मतलब है जितनी पूंजी है, एक आधार बना दिया गया कि अगर आप किसी भी बैंक की स्थापना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की जमाओं को अंधाधुंध रख लेंगे, ठीक है, कोई उसकी लिमिट नहीं होगी। एक लिमिट फिक्स कर दी गई, 5 करोड़ 10 करोड़ जितनी भी उस बैंक की पूंजी होगी उतनी ही जमाएं वो अपने पास लोगों की जमा कर सकता। अगर ये बात ना होती तो क्या होता? तो यहाँ पर एक समस्या ये आ जाती कि लोग जो बैंक है, बैंक लोगों की सभी जमाओं को अपने पास रख लेते, और अगर उनकी बैंक सफल ना हो पाती और असफल हो जाती तो लोगों की जमाओं का जो बचत का जो पैसा बैंक में जमा था वो सब डूब सकता था। तो यहाँ पर सीमित देयता, उतनी ही चीज आप कर सकते हैं, उतनी ही जमाएं आप ले सकते हैं जिनको आप वापस कर सके दिवालिया या असफल होने पर। तो एक लिमिट तय कर दी गई कंपनी अधिनियम द्वारा और बता दिया गया कि संयुक्त पूंजी दो लोग अपनी पूंजी लगा सकते हैं, अर्थात सरकार भी और निजी भी, ठीक है। तो पब्लिक, जिस तरीके से आजकल पीपीपी मॉडल चल रहा है, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल जो चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इस प्रकार से भी उस समय भी यही उनकी सोच रही होगी, ऐसा लगता है। चलिए, इस अवधि के अधिनियम के पारित होने से बाद में बैंकिंग विकास को एक नई दिशा मिली। नई दिशा कैसे मिली? कि संयुक्त पूंजी के माध्यम से नए, भाई सरकार भी अपनी पूंजी लगा रही है और निजी पूंजीपति भी लगा रहा है, तो इस प्रकार से एक नई सोच का विकास हुआ, नई व्यवस्था का विकास हुआ, और तीसरा चरण बहुत ज्यादा उन्नतशील हो गया बैंकिंग विकास का। आगे बात करते हैं कि किन किन बैंकों को इसमें स्थापित किया गया। तीसरे चरण के अंतर्गत स्थापित होने वाला जो बैंक पहला था वह था 1865, 1860 का है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1860 का है, और 1865 में इलाहाबाद बैंक बना। उसके बाद 1881 में दो बैंकों की स्थापना हुई, अलायंस बैंक ऑफ शिमला और अवध कॉमर्शियल बैंक। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक था, यह पूर्ण रूप से भारतीय था, पूर्ण रूप से भारतीय, अभी नीचे पॉइंट भी आएगा। दूसरी बात है 1901 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये चार प्रमुख बैंक थे। इसके अतिरिक्त भी तीसरे चरण में अन्य भी बैंक स्थापित होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण था, वो भी हम लोग अभी समझेंगे, धैर्य रखिए। सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित
अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। क्या बात कही जा रही है? भारतीयों द्वारा संचालित। संचालित का मतलब है केवल ये संचालित था। इलाहाबाद बैंक अगर बात करते हैं, ये तो सरकारी बैंक था। अगर अवध कमर्शियल बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो अवध कमर्शियल बैंक जो था वो भारतीयों के द्वारा संचालित था, ना कि भारतीयों के द्वारा बनाया गया। अगर भारतीयों के द्वारा बनाए जाने की जब बात आएगी तो आपका पीएनबी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, जिसमें पूंजी भी भारतीयों की थी और साथ ही साथ संचालन अर्थात मैनेजमेंट भी कौन कर रहा था? भारतीय ही कर रहे थे। चलिए, पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में कही गई। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। सीमित देयता के आधार पर 1881 में अवध कमर्शियल बैंक ये संचालित भारतीयों के द्वारा था, इसमें पूंजी भारतीय लोगों की नहीं थी। लेकिन अगर बात की जाए संचालन और पूंजी दोनों किसकी थी, दोनों में भारतीयों का योगदान था, तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी 1894 में यह पहला ऐसा बैंक था जो सरकार द्वारा भारतीयों द्वारा संचालित भी था और भारतीयों की पूंजी भी लगी थी। आगे की बात करते हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 1906 के बाद तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसका उस समय का जो प्रमुख कारण था वह था स्वदेशी आंदोलन। 1905-06 के दौरान भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक इतना बढ़िया आंदोलन था कि इसमें स्वदेशी चीजों की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई। सीधे सीधे समझ लीजिए कि जहां पर भी सरकार की, ब्रिटिशर्स की जहां पर भी पूंजी लगी होती थी, वहां पर लोग जो है उससे भागने का प्रयास करते थे, दूर रहने का प्रयास करते थे। यही बात बैंकिंग व्यवस्था में भी हो गई। जिन सरकारी बैंकों में भारतीयों की पूंजी लगी थी, अब लोग उस बैंक को ही नकारने लगे, अर्थात उससे दूर भागने लगे, उसमें पैसा ही नहीं जमा कर रहे थे। तो बात आती है कि आखिर उस पैसे को वो लोग जमा कहां करते हैं? तो ये देखते हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई बड़े बैंकों को स्थापित किया गया। यही कारण था कि तृतीय चरण में सबसे पहले संयुक्त पूंजी अधिनियम के माध्यम से बैंकों की स्थापना हुई। अब 1906 के बाद स्वदेशी आंदोलन के चलते लोगों ने स्वदेशी बैंकों का निर्माण स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है, इस आंदोलन के कारण लोगों ने विदेशी बैंकों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसी समय 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। तो 4 बैंक हम लोगों ने वहां पे पढ़ लिए थे और 4 बैंक हम लोगों ने यहां पर देख लिए, तो टोटल 8 बैंकों की स्थापना। इसके अतिरिक्त भी बहुत छोटे छोटे बैंक भी थे जो क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रहे थे, उनकी भी स्थापना की गई। तो दो मुख्य बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। संयुक्त पूंजी अधिनियम 1860 का था, उसके माध्यम से स्थापना हुई। पीएनबी तो भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से संचालित और पूर्ण रूप से अंशधारिता वाला पहला बैंक बना 1894 में। इसके अतिरिक्त संयुक्त पूंजी के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके अतिरिक्त 1906 के बाद स्वदेशी आंदोलन के कारण 4 अन्य बैंकों की स्थापना की गई। चलिए आगे की बात करते हैं चतुर्थ चरण की। आखिर किस प्रकार से हमारे यहाँ चतुर्थ चरण हुआ भारतीय बैंकिंग इतिहास का और इसमें क्या क्या हुआ। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1913 से 1939 ये चरण पहले निगेटिव रहा, अर्थात पहले इसमें कोई भी बैंकिंग विकास नहीं हुआ, अर्थात हमारी बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ाने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद पॉजिटिव होने लगा, अर्थात इसमें भी हमारे बैंकिंग सेक्टर का विकास होने लगा। तो कह सकते हैं कि इस तरह से गिराव आने के बाद फिर से हमारा बैंकिंग सेक्टर उठ गया। दो चीजें हमने बताई, पहला तो निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। किस तरीके से हमारी बैंकिंग व्यवस्था नकारात्मक उसमें चली गई और फिर किसमें आई, सकारात्मक। दोनों के कारण देखते हैं।
कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि नकारात्मक गई और किस प्रकार सकारात्मक हो गई। देखिए, अगर नकारात्मक की बात की जाए तो इसका प्रमुख कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ, जिससे लोगों के मन में एक अशांति आ गई। ठीक है, जैसे हम अगर आपसे कहें कि आप जो है इस समय अमेरिका, कोरोना संकट के दौरान अमेरिका में अगर अमेरिका के बैंकों में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आप तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं तैयार होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक डर रहेगा कि हो सकता है हमारी जो बचत है, हमारी जो जमाएं हैं वो डूब जाए। तो यही डर उस समय 1914 में लोगों के अंदर था। लोगों ने क्या किया, अपनी बचत को बैंक से निकालना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने बचत ही नहीं रहने दी, उनको लगा कि कहीं ब्रिटिश सरकार हमारे जो बैंक में पैसे जमा है इनको भी युद्ध के लिए खर्च ना कर ले, इसलिए सभी बैंकों से लोगों ने पैसे निकालना शुरू कर दिए। बड़े बड़े बैंक इसमें असफल हो गए, जब उनके पास जमा ही नहीं रह गई तो वो व्यापार किससे करते? तो इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े बैंक जो थे वो असफल होते चले। देखिए, इस अवधि में बैंकिंग सेक्टर के सम्मुख प्रथम विश्व युद्ध की छिड़ जाने के कारण संकट उत्पन्न हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण हमारा जो पहला चौथा चरण था वो पहले हल्का सा उसमें गिरावट महसूस की गई। भारतीय बैंकों से लोगों का विश्वास अचानक समाप्त हो गया। उसका हमने कारण बताया, प्रथम विश्व युद्ध पे जो ब्रिटिश सरकार पर जो असंतोष था भारतीयों का, वो यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाता है। फलतः जमाकर्ताओं द्वारा अपना निक्षेप या यहाँ पे नगद कर लीजिएगा, बचत कर लीजिएगा, यहाँ पे निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारतीय बाजार में मुद्रा की कमी हो गई। लोग अपना पैसा जमा करना, अपने पास रखना ज्यादा उचित समझते थे बैंकों की तुलना में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में बैंकिंग विकास की दर एक बार पुनः त्वरित हुई। त्वरित होने का मतलब है कि फिर से बढ़ी। तो पहला कारण यहाँ पे निगेटिव जाने का क्या था, यहाँ पर मतलब था प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर से अपना बैंकिंग सेक्टर विकास करने लगता है। किस प्रकार करता है? कुछ सरकार की भी भूमिका रहती है, लोगों की भी भूमिका रहती है, निजी उद्योगपतियों की भी भूमिका रहती है, और हमारा जो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर फिर से अच्छा होने लगता है। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक अर्थात बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास 1806 में इसकी स्थापना, बैंक ऑफ बॉम्बे की 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में। इन पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तीनों प्रेसिडेंसी को आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1930 की व्यापक मंदी का भी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1930 में देखिए, 1929 की जगह ये भी समझ लीजिएगा 29 था मुख्य रूप से। 29 में क्या होता है, विश्व में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आता है, बहुत बड़ा आर्थिक संकट आता है, मार्केट सभी डूब जाती हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ग्रेट डिप्रेशिएशन आता है, बहुत महान मंदी जिसको कहा जाता है 1929 में आती है। लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ये इसका मुख्य कारण जो होता है, बैंकिंग क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार होता है वो होता है। लोग फिर से अपने पूंजी को थोड़ा सा कम करने लगते हैं, लोग अपना बचत जो है वो खर्च ही नहीं करते हैं। इस प्रकार से मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी समय ब्रिटिश सरकार भारत में एक केंद्रीय जांच समिति का गठन करती है 1928 में। 1929-30 में वही केंद्रीय जांच समिति, जिसके अध्यक्ष तो कौन थे बताएगा कोई? पढ़ा दिया था पहले ही, हिल्ट यंग। हिल्ट यंग समिति इसका नाम होता है। हिल्ट यंग समिति 1930 में अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में कहती है कि एक हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक होना चाहिए। अर्थात कहा जाता है बैंकिंग सेक्टर अर्थात सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए, सभी बैंकों पर अपना नियम चलाने के लिए एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए।
इसी हिल्ट यंग समिति के आधार पर ही हमें 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक बनाया जाता है, अधिनियम पारित किया जाता है। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक अपना काम करना शुरू कर देता है। इस पॉइंट को छूट गया था, इसको समझ लेते हैं, जिसका उद्देश्य देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित, सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया है। एक ऐसा बैंक हो जो सभी बैंकों को अपने अधीन रखे, सभी उस पर जांच करें, उस पर नियंत्रण करें, उनके लिए नियम बनाए, एक ऐसा बैंक होना चाहिए। हिल्ट यंग समिति की ये बातें सुनकर, इस सिफारिशों को सुनकर ब्रिटिश सरकार ने 1934 में एक अधिनियम पारित किया जिसको कहा गया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ब्रिटिश सरकार ने पारित किया और इसी में भारतीय आरबीआई, भारतीय केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और उस रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। 1934 में इसका अधिनियम आया था और 1935 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। दोनों बातें अलग अलग हैं। तो चलिए, ये आपका था चौथा चरण और 5वें चरण और 6ठे चरण की बात हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे उत्तर उदारवादी युग अर्थात 1992 के पहले क्या घटनाएं हुई, क्या कारण था बैंकों का जिसमें राष्ट्रीयकरण आ जाता है, क्या कारण था राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़े, सकारात्मक प्रभाव क्या थे, नकारात्मक प्रभाव क्या थे। उसके बाद 1992 की भी व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, संक्षेप में जानेंगे। तो 5वें चरण को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, 6ठे चरण को पढ़ेंगे और उदारवादी व्यवस्था आई 1992 में, उससे पहले क्या क्या कारण रहे उसके लिए, और उसके बाद संक्षेप में थोड़ा सा विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। भारतीय बैंकिंग इतिहास, बैंकिंग व्यवस्था का एक शुरुआती टॉपिक होता है। आप पहले ये तो जान लीजिए कि किस प्रकार से हमारा बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ा, किस प्रकार से उसने अपना विकास करना प्रारंभ किया। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, बहुत ज्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसमें 2 लेक्चर आएंगे आपके। तो पहला लेक्चर आज हो गया है। तो चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर करते रहिए। धन्यवाद।